हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य को लेकर। तो जब भी बात होती है हिंदी साहित्य की या फिर किसी अन्य परीक्षाओं की हम बात कर लें, तो जैसे अभी हाल ही की परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी आने वाली है। तो एलटी ग्रेड की परीक्षा, जीआईसी की परीक्षा आपकी आने वाली है, और इसके अलावा जो बात करें तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी आपकी आने वाली है। चाहे पुरानी भर्ती की बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर में पेपर है, फिर नई भर्ती की बात करें तो वो भी नेक्स्ट ईयर आएगी। तो इन सभी भर्तियों के लिए हम जिसकी शुरुआत शुरुआत करेंगे वो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। सभी टॉपिक में जब बात पूछी जाती है साहित्य की, तो इसकी शुरुआत होती है साहित्य से, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो इसके अलावा अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की, तो सभी में आता है। तो ये टॉपिक ऐसा है। तो पहला टॉपिक जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो इतिहास शब्द क्या है। तो इतिहास शब्द जो है इति जमा ह जमा आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ है। यानी कि इतिहास से कि जो हमारा पास्ट था, अतीत था, उसमें ऐसा ही हुआ है। अतीत के तथ्यों का जो वर्णन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और उसका जो है कार्यक्रम अनुसार कि किस प्रकार जो है ये घटनाएं घटित हुई है, इन सभी का विवरण क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी परिभाषाएं दी है। तो हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। वहीं पे गोविंद चंद पांडे के अनुसार इतिहास एक ऐसा ज्ञान में अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा, परखा और समझा जा सकता है। तो अलग अलग से साहित्यकारों ने जो है अपनी परिभाषाएं दी है। शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो देखिए परीक्षा में सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो है शुक्ल जी के द्वारा लिखित परिभाषा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास के विषय में कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि के से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन है शुक्ल जी का, जिसमें यहाँ से आपको यहाँ तक पूछा ही जाता है। ये जो है ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, तो देखिए साहित्य इतिहास शब्द का सबसे पहले वालेयर्ड ने 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया था। इसके बाद हीगेल तथा अन्य विद्वानों ने जो है इस शब्द का प्रयोग किया, और आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को जो है विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है। चलिए, अब इसके लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई है इतिहास लेखन की, इस पे बात कर लेते हैं। तो इतिहास लेखन के लिए जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार की विधियां या फिर पद्धतियां अपनाई गई है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों के नाम के वर्णमाला अक्षर क्रम अनुसार यानी कि अल्फाबेट के अनुसार वर्णन किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग जो है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपना कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी का नाम, जैसे देखिए अब कुछ रचनाकारों के नाम देख लीजिए, जैसे तुलसीदास हो गए, कबीर, मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या आता है, क आता है, फिर उसके बाद त आता है। तो उन्होंने क को पहले रखा है। तो इस प्रकार से अल्फाबेट्स के अनुसार जो है उन्होंने वर्णन किया है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेगर ने। दूसरी जो पद्धति अपनाई गई है वो है कालक्रम अनुसार। इस पद्धति में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया जाता है। जैसे इसी कवि नाल, तो इसमें जो है क्या कि कवियों व लेखकों को जन्म वर्ष के अनुसार जो इसमें वर्णन किया गया है। इस पद्धति को गिरसन व मिश्र बंधुओं ने अपनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है
विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान तेन माने जाते हैं। यह सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति को 3 भागों में बांटा जाता है: जाति, वातावरण और क्षण। आचार्य शुक्ल ने इस पद्धति के आधार पर ही, यानी विधेयवादी पद्धति के आधार पर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसलिए उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। तो ये तो वही है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट जो पद्धति आती है वो है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में देखिए, वैज्ञानिक है तो तथ्य वगैरह ही होगा, तो तथ्यों की जांच का विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष पर पहुंचकर इतिहास लिखा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है समाजवादी पद्धति। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति इतनी लोकप्रिय नहीं हुई क्योंकि यह समाज को वर्गों, शोषक व शोषित में बांटती है। तो कुल अगर बात करें तो कितने प्रकार की पद्धतियां हैं, तो 5 प्रकार की पद्धतियां हैं जिनका मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो वो आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात कब से माना जाता है, तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधार भूमि विभिन्न साहित्यकारों की जीवन वृत्ति संबंधित रचनाएं प्रस्तुत करती है। यानी अगर 19वीं शताब्दी की हम बात करें कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, तो उस शुरुआत दौर में जो पुस्तकें लिखी गई है उसमें हमें केवल रचनाकारों का जो जीवन वृत्त है वो मिलता है। प्रारंभ में विभिन्न कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व ही प्रस्तुत किया गया था। मध्यकाल में रचित जो रचनाएं थी वार्ता साहित्य, जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता और भक्तमाल, इसमें हमें क्या मिलता है, तो कवियों और का व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिलता है। किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रम अनुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन ग्रंथों में है, अतः इन्हें साहित्य इतिहास का ग्रंथ नहीं माना जाता। देखिए, इनको शुरुआती दौर का तो हम मानते हैं कि इनकी शुरुआत इन ग्रंथों से हुई है, लेकिन अगर इतिहास लेखन की शुरुआत माने तो उनमें इनको नहीं रखा गया है। जिन पुस्तकों को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में रखा गया है, चलिए उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला है गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया पुस्तक। तो सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेर एंदुए हिंदुस्तानी के नाम से 5 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो आयरलैंड से। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ से, तो आयरलैंड के बारे में पूछा जाता है, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा कहाँ से है, कितने भागों में है, ये भी हो गया। पुस्तक का नाम अधिकतर पूछा जाता है, किस भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए इसका प्रकाशन वर्ष, इसके प्रथम 2 भाग सन 1839 व 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुए। शेष 3 भाग जो है सन 1870 से 71 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें केवल हिंदी के 72 कवि थे। यानी टोटल मिला के तो 738 कवि है, लेकिन हिंदी के कवि कितने हैं, तो केवल 72 है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। उर्दू लेखक करमुद्दीन ने भी तज की राई शुरुआई हिंदी के नाम से उर्दू अनुवाद किया है। तो ये भी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे में कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर आ गई है, क्योंकि इन पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक एक चीज़ यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी के बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, तो इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, अधिकतर पूछा जाता है। सबसे पहले यह 1877 में प्रकाशित हुआ। बाद में इस ग्रंथ का संशोधित संस्करण 1883 में नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। ठाकुर शिव सिंह के ग्रंथ शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का वर्णन मिलता है। तो ये अधिकतर पूछते हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, रचना कौन सी है, रचनाकार कौन है, कितने क्या है इसमें, तो 1003 कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने
पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। तो अधिकतर ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे आपको मिल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1187 के ग्रंथ इस्तवार द लाल लिटरेरी हिंदुस्तानी और ठाकुर शिव सिंह के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। तो क्या कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो है जॉर्ज अब्राहम गिरसन। जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से लिखा है। जॉर्ज अब्राहम गिरसन का यह इतिहास ग्रंथ 1888 में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे आपको मिल गया है इनकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष, ठीक है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद किसने किया, तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 के नाम से किया है। तो किसने अनुवाद किया, किशोरी लाल गुप्त ने किया है। किस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। गिरसन के इस ग्रंथ में केवल हिंदी के 962 कवियों का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का 12 भागों में यानी 12 भागों में जो है इसका विभाजन किया है, जो कि इस प्रकार है। तो इसका विभाजन भी अधिकतर पूछ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, चलिए इस पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी, तुलसीदास के परिवर्तित कवि 1600 से 1700 ईस्वी हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में, ये नीचे आएगा हिंदुस्तान महारानी विक्टोरिया के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 18वीं शताब्दी और विविध अन्य कवि। तो इन 12 भागों में जो है इसको विभाजित किया है। तो इधर अधिकतर जो है इनके 12 भागों में से भी पूछ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा है। तो पुस्तक का नाम हो गया। यह इतिहास ग्रंथ कितने भागों में है, तो ये कुल 4 भागों में है। इसके प्रथम 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित है और चौथा भाग जो है वो 1914 में। इसमें लगभग 4591 कवियों का जीवन वृत्त देखने को मिलता है। ये भी हो गया इम्पोर्टेंट। हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में इतिहास मिश्र बंधुओं ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन कर्ता कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 5 व उनके उपभेदों सहित 8 कालखंडों में विभाजित किया। 5 भाग और 8 कालखंड में मिश्र बंधुओं ने विभाजित किया है। पहला है आरंभिक काल विक्रम संवत 700 से 1444 तक, पूर्व आरंभिक काल, फिर है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय है विक्रम संवत 700 से 1344 तक और उत्तर आरंभिक काल है विक्रम संवत 1344 से 1444 तक। नेक्स्ट है माध्यमिक काल विक्रम संवत 1444 से 1680 तक। फिर इसको 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल है विक्रम संवत 1444 से 1560 तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल है विक्रम संवत 1560 से 1680 तक। नेक्स्ट है अलंकृत काल विक्रम संवत 1680 से 1890 तक। ये 2 भागों में है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल है विक्रम संवत 1680 से 1790 तक और उत्तर अलंकृत काल है विक्रम संवत 1790 से 1890 तक। इसके बाद है परिवर्तन काल विक्रम संवत 1890 से 1925 तक और वर्तमान काल विक्रम संवत 1925 से अब तक। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा
सभा काशी द्वारा 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ग्रंथ लिखा। तो इसका शुरुआत में जो नाम था वो क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। किस में प्रकाशित होता है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। बाद में इसका संशोधित संस्करण सन 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वीर गाथा काल। देखिए, तो आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल। यह अधिकतर पूछा जाता है, जिसका समय है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। इसका समय भी याद रख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। फिर वीर गाथा काल 2 भागों में है, प्रकृताभास हिंदी और वीर गाथा काल। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। फिर है उत्तर मध्यकाल विक्रम संवत 1700 से लेके 1900 तक। तो ये इनका विभाजन जो है, समय सीमा याद कर लीजिए क्योंकि इनका पूछा जाता है। नेक्स्ट है गद्यकाल विक्रम संवत 1900 से लेके अब तक, जो कि 3 भागों में है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य 4 भागों में एवं आधुनिक काल को 4 उपभागों में बांटा है। आदिकाल 7वीं से लेकर 14वीं सदी, जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी, रीतिकाल 17वीं से 19वीं सदी, आधुनिक काल जो कि यहाँ पे बताया गया है कि 4 उपभागों, यानी कि पहला है पुनर्जागरण युग 1857 से 1900, जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1918, छायावाद काल 1918 से 1938 और छायावादोत्तर काल प्रगति प्रयोग 1938 से 1953 और नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक। फिर बात करेंगे रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है परीक्षाओं में, हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। तो इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल को संधि काल व चारण काल। संधि काल विक्रम संवत 750 से 1000 तक, चारण काल विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। फिर है भक्ति काल विक्रम संवत 1350 से 1700, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से लेके अब तक का समय। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सबसे पहले आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। ये भी पूछ लेते हैं कि आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 से 1600, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 से अब तक का समय। फिर बात करेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 18 भागों में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखने की योजना बनाई गई, परंतु अपरिहार्य कारणों से हिंदी साहित्य का इतिहास 18 भागों में न लिखकर 10 भागों में लिखा गया। अतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की योजना तो 18 भागों की थी, परंतु ये 16 भागों में ही रही। इसका संपादन जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका विचार जो क्या है, 18 भागों में योजना बनाई गई, लेकिन कितने भागों में लिखा गया? ये 16 भागों में। कौन कौन से इसके संपादन करता है वो भी देख लेते हैं। पहला पाठ हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक है डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास, संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा भाग भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, संपादक है पंडित परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भाग भक्तिकाल सगुण भक्ति, संपादक है पंडित चंद्रबली पांडे। नेक्स्ट है छठा भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। सातवां भाग श्रृंगार काल रीतिमुक्त, संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है आठवां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, संपादक है विनय मोहन शर्मा। नौवां भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार, संपादक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 10वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, संपादक है डॉक्टर नंदद्वारे वाजपेयी। 11वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक, संपादक है जगदीश चंद्र माथुर। 12वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल गद्य, संपादक है डॉक्टर कृष्णलाल।
13वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल निबंध संपादक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग हिंदी साहित्य का अद्यतन काल संपादक हैं डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। नेक्स्ट है 15वां भाग हिंदी में शास्त्र और विज्ञान, संपादक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य, संपादक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही सबसे अधिक विवाद है, लेकिन जो सर्वमान्य माना गया है वो इस प्रकार से प्रचलित है, जो परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है सर्वमान्य क्या है। तो अभी आपने अलग अलग विद्वानों द्वारा जो है अलग अलग इतिहासकारों द्वारा नामकरण पढ़ा है, तो इसमें सर्वमान्य क्या है। तो देखिए, आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल विक्रम संवत 1375 से 1700, रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से लेके अब तक का समय, इसे ही सर्वमान्य स्वीकृत किया गया है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखकों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपने डाउट्स भी या कोई अन्य चीज़ बात करनी हो तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।